आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो बहुत ही लाजवाब है और ज्ञान से परिपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बंसी चंद पीजी कॉलेज चिलवा गोरखपुर से विद्यार्थियों का ये जो समूह आप देख रहे हैं शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं, और जहां हम सब खड़े हैं यह स्थान सारनाथ संग्रहालय वाराणसी है, और इस परिसर में हम लोग खड़े हैं और अभी अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना संग्रहालय है। ये शैक्षणिक भ्रमण प्राचीन इतिहास विषय से संबंधित है। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चंद जी इस शैक्षणिक भ्रमण की पूरी जानकारी आपको देंगे। सो प्लीज। प्राचीन इतिहास पुरातत्व और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में हम लोगों के बीए 6 सेमेस्टर में चूँकि 4 पेपर पढ़ाए जाते हैं, उसमें 3 पेपर जो थ्योरी होती है और चौथा पेपर जो है एजुकेशनल टूर है। और उसमें ये बच्चों को हमको ये सजेस्ट किया गया विश्वविद्यालय की तरफ से कि बच्चों को किसी म्यूजियम को आप दिखाएंगे और दिखाने के बाद एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार कराएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस समय वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर सारनाथ, जो गौतम बुद्ध का जिन्होंने सबसे पहले यहाँ अपना 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्थान पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जिसका मेन उद्देश्य जो है, हमारा मेन उद्देश्य जो था, ये था सारनाथ का म्यूजियम दिखाना। और इसके अलावा सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र होने के नाते यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैं अपने छात्रों को यहाँ के संग्रहालय में ले जा करके उनको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। चलिए थोड़ा प्रचार जिसे हम जानकारी लेते हैं सर। धन्यवाद। बंसी चंद पीजी कॉलेज का एंशिएंट हिस्ट्री का जो टूर आया है 6 सेमेस्टर का, और इसके साथ भी तमाम बच्चे हैं। ये भगवान बुद्ध के उपदेश देने वाले स्थलों में से प्रथम स्थान इसको कहा जाता है, सारनाथ का। और इसी के निमित्त हम लोग एकेडमिक लेवल पर इसकी महत्ता और व्यवस्था से छात्रों को भी हम अवगत कराना चाहते हैं। हमारे रोहित जी और सभी जो टीचर हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर छात्रों के बीच में जब भी हम भ्रमण करेंगे अंदर जाके, तो उसके सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे और हमारा निस्संदेह हमारा टूर सफल होगा। चलिए, कैसी मन में बातें चल रही हैं? उत्साह तो बहुत है सर। जिस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना, अपने इतिहास की बीती हुई बातों को जानना, उसके बारे में देखना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मन में। क्या अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा देखना, कल्चर को देखना, पुरानी चीज़ों को देखना, क्या क्या था उस टाइम पे। बहुत। आप बताइए सर। सेम है, साथ ही में सारे सपाटी हैं, तो फिर सेम मनोभावना है हम लोग की। चलिए ठीक है। मैम से थोड़ी जानकारी। मैम आ जाइए। हम लोग AAC 107 के अंतर्गत सारनाथ में शैक्षणिक भ्रमण में आए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जानकारी सबको मिलती है। सभी बच्चों को इसके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। सभी बहुत सीखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। हम सब बच्चों के बहाने हम सब लोग भी बहुत एंजॉय कर लेते हैं। धन्यवाद सर। आइए, हिंदी की मैम हैं और इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। आज हम लोग टूर पर आए हैं बच्चों के साथ, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 2 शब्द आप। हम लोग यहाँ पे शैक्षणिक टूर भ्रमण पे जो आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ वाराणसी के सारनाथ म्यूजियम को देखने के लिए आए हुए हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत ही इससे मेरे ख्याल से बहुत ही कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो दिया गया है उपदेश यहाँ पे पहली बार, तो वो उनको जानेंगे, समझेंगे, और उनके पेपर से जो जुड़ा हुआ चीज़ है उन सभी पे वो उनका ध्यान केंद्रित होगा, जिससे उनका शैक्षणिक माहौल और अच्छा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत
जहाँ पे आज यहाँ आए हुए हैं, ये सारनाथ वह स्थल है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे भारतीय इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और ये पहला उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन 5 ब्राह्मणों के साथ वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले हुए थे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के समय बीच में उन दोनों 5 में मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने के बाद बोध गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को यहीं पे उपदेश दिया था, जिसको हम इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और इसीलिए सारनाथ का विशेष महत्व है। और यहाँ आप देखेंगे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये आकार, विभिन्न आकार आप लोग दिख रहे होंगे, गोलाकार, चौकोर। तो आप सोच लेंगे क्या है, तो ये जो है स्तूप निर्माण की प्राथमिक अवस्था है। सबसे पहले ऋग्वेद में स्तूपों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द का नाम है हिरण्य। तो हिरण्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये समाधि स्थल हैं, जो विभिन्न समय में कभी चौकोर बनाए गए, कभी गोलाकार बनाए गए, और इसका विकसित जो रूप है वो आपको पीछे दिखेगा। अभी धम्मिक स्तूप उसका नाम है। ये प्राथमिक अवस्था है, और वो जो है आपका विकसित रूप है। स्तूप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक स्तूप होता है, एक पारिभोगिक स्तूप होता है, एक दानात्मक होता है, और एक उद्देश्यात्मक होता है। तो ये जहां हम आए हुए हैं, ये जो धार्मिक स्तूप है अशोक के द्वारा बनवाया गया है, ये स्तूप जो है ये उद्देश्यात्मक है। उद्देश्य क्या है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यहाँ पे उपदेश दिया था, इसलिए उस उद्देश्य को बताने के लिए यहाँ पे इस स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया है। अशोक ने अपने जीवन काल में कुल मिला के 84,000 स्तंभों का निर्माण कराया था। उस 84,000 स्तूपों में ये धार्मिक स्तूप भी एक है। और कुछ जानना है? कुमार देवी जो दक्षिण राजकुमारी थी, और इसको हम कहते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल या राजपूत काल, 800 से लेकर 1200 जो भारतीय इतिहास का काल है उसे हम राजपूत काल कहते हैं। और इस कालों के बीच जहां बौद्ध धर्म को पाल शासकों ने प्रश्रय दिया, लेकिन राजपूत राजवंश के शासकों में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। लेकिन एक गढ़वाल वंश का शासक था जिसका नाम था गोविंद चंद गढ़वाल, और गोविंद चंद गढ़वाल जो था उसकी पत्नी थी कुमार देवी, और कुमार देवी ने सारनाथ में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। इसीलिए आज ये कुमार देवी का नाम आप इतिहास के पन्नों में दिख रहा है, क्योंकि उस समय की जो पुरुष थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन महिलाएं नहीं मानती थी। लेकिन उस राजपूत काल में कुमार देवी जो थी उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और सारनाथ में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, जिसके नाते आज आप इनका नाम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये गढ़वाल वंश वही है जिसको हम आगे चल के गोविंद चंद गढ़वाल के बाद अगला शासक हुआ विजयचंद गढ़वाल, और विजयचंद के बाद अगला शासक हुआ जयचंद गढ़वाल। और जयचंद को भारतीय इतिहास का गद्दार कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि वह मोहम्मद गौरी से मिल करके किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया, बस अपने स्वार्थ में। नहीं तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि भारत पे लगभग प्रथम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय में शुरू हो गया था। सफलताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन आपसी मनमुटाव और आपस के लोगों के संघर्ष के नाते 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, जिसके कारण भारत के गुलामी की एक नींव पड़ी, और अंत में 1206 में भारत के अंदर गुलाम राजवंश की स्थापना हुई। धन्यवाद।